गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बायोलॉजी ग्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास बायोलॉजी। स्टूडेंट, बायोलॉजी में हमारे पास टोटल 42 लेसन है और टोटल 10 यूनिट है। तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक हमारी बॉटनी आती है और यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक हमारी जूलॉजी आती है। बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे बॉटनी वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जूलॉजी से। जूलॉजी की यूनिट नंबर 6 है और लेसन नंबर 21 जिसका नाम है मानव का अध्यावरण तंत्र। स्टूडेंट, टोटल 10 तंत्र हमारे 12th क्लास बायोलॉजी में हैं। तंत्रों के बारे में आप जानते होंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ये सारे सिस्टम हमारे मानव शरीर में पाए जाते हैं और इन्हीं सिस्टम के आधार पर हमारा मानव शरीर कार्य करता है। तंत्र को अगर हम समझें यहाँ पे, तो 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर की जो सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ सेल ऑफ बॉडी, वो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है। कोशिकाओं की ये प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है उनमें खास कि वो डिवाइड करती है। डिवाइड करके एक कोशिका से दो कोशिकाओं का, दो कोशिकाओं से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से कोशिकाओं का एक पूरा समूह बन जाता है, पूरा ग्रुप बन जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू यानी कि ऊतक कहते हैं। फिर ऊतक समूह बनाते हैं, ऊतक तंत्र कहलाते हैं। उससे अंगों का निर्माण होता है और अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो हमारा पूरा शरीर भी अंगों और अंग तंत्रों से मिलकर के बना हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। और इसके बारे में हमने 11th क्लास में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि कोशिका क्या है, कैसे उससे अंग बनते हैं, कैसे अंग तंत्र बनते हैं। तो लेसन नंबर 21 हमारे पास यहाँ पर मानव का अध्यावरण तंत्र है। तंत्र आपको समझ में आ गया है तंत्र क्या होता है। और अध्यावरण का मतलब होता है बच्चों त्वचा। मतलब इस लेसन में आप आपकी त्वचा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम अध्यावरण तंत्र को समझें तो अध्यावरण तंत्र किनसे मिलकर बना हुआ है? त्वचा से। और त्वचा की व्युत्पन्न जिसमें रोम ग्रंथियाँ आती है और हमारी त्वचा में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर के हमारे शरीर में मानव के अध्यावरण तंत्र का निर्माण होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि अध्यावरण तंत्र वह होता है जिसमें हमारी त्वचा और त्वचा ग्रंथियाँ, रोम ग्रंथियाँ जो कि हमारे शरीर पर पाई जाती है, उन सबको सम्मिलित करके मानव के अध्यावरण तंत्र का निर्माण किया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर त्वचा के बारे में। देखो बच्चों, त्वचा को हमने अध्यावरण तंत्र नाम क्यों दिया? क्योंकि हमारी त्वचा जो होती है वो विशेष प्रकार की ग्रंथियों से और कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां ये मिलकर के हमारे शरीर में त्वचा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मेसोडर्मल कोशिकाएं जो होती है वो हमारे त्वचा में पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? मेसोडर्मल कोशिकाएं। ये आपको ध्यान रखना है, जो पेशियों से जुड़ी हुई रहती है हमारे शरीर के अंदर। किसके द्वारा? संयोजी ऊतक के द्वारा। अब यहाँ पे आप कोशिका समझ गए हैं, कोशिका क्या होती है। ऊतक आप समझ गए हैं कि कोशिकाओं का समूह ऊतकों का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में हमने 11th क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि कौन कौन से ऊतक जो हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो उसमें से एक होता है संयोजी ऊतक, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, संयोजन करने का काम करता है। तो जो भी कोशिकाएं हमारे त्वचा में पाई जाती है वो हमारी मसल्स से, हमारी पेशियों से, संयोजी ऊतकों के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि हमारी त्वचा के अंदर मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक? मेलेनिन नामक वर्णक। इसी कारण कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ कम गोरे होते हैं, कुछ कम काले होते हैं। ये जो रंग प्रदान करने की क्रिया है वो मेलेनिन नामक वर्णक के कारण हमारे शरीर में पाई जाती है। अब त्वचा क्या है? तो त्वचा दो स्तरों से मिलकर बनी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी त्वचा दो परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। इसके बारे में हम पढ़े भी थे कि एपिडर्मिस और डर्मिस, यानी कि अधिचर्म और चर्म, ये त्वचा के दो स्तर हुआ करते हैं। एक होता है अधिचर्म, एक होता है चर्म। ऊपर वाला स्तर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है, अधिचर्म होता है।
नीचे वाला स्तर जो होता है वो चर्म होता है, डर्मिस होता है। तो याद रखना है आपको कि हमारी त्वचा जो है वो दो स्तरों से मिलकर बनी है। एक होता है एपिडर्मिस, सेकंड होता है डर्मिस यानी कि चर्म। एपिडर्मिस क्या होता है तो सुनिए आप, इसमें एक्टोडर्म से एपिडर्मिस का निर्माण होता है। भ्रूण के 3 स्तर होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये भ्रूण के स्टार्टिंग में 3 स्तर बनते हैं और इन्हीं 3 स्तरों के बाद फिर मानव के भ्रूण का निर्माण होता है। तो 3 स्तर हैं, याद रखना है आपको। भ्रूण के 3 स्तर हैं, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है। इसमें से जो एक्टोडर्म वाला स्तर है भ्रूण का, उससे हमारे अधिचर्म का निर्माण होता है। ध्यान देना, एक्टोडर्म वाला जो भ्रूण का स्तर होता है उससे हमारी त्वचा में अधिचर्म का निर्माण होता है, एपिडर्मिस का निर्माण होता है। सेकंड बात है इसमें ब्लड वेसल्स मतलब रुधिर वाहिनियाँ आर एब्सेंट। हमारी एपिडर्मिस वाले पार्ट में, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी त्वचा के एपिडर्मिस वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है। नेत्र व कॉर्निया में जो पार्ट एपिडर्मिस ये पतला होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के, हमें पता भी है कि बॉडी के जो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन जो कहलाते हैं, संवेदनशील अंग जो कहलाते हैं, वो होती है हमारी आँखें और हमारे कान। नेत्र आइस और हमारे कान का जो नेत्र और हमारे कान, कॉर्निया जो हमारी आँखों के सबसे बाहर की परत होती है, ये यहाँ पर क्या होते हैं, पतले। यहाँ पर एपिडर्मिस क्या होती है, पतली होती है। जबकि जो हथेली और तलवे हमारे होते हैं, वहाँ पर एपिडर्मिस वाला पार्ट थोड़ा सा मोटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिचर्म के टोटल 5 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, 5 स्तर पाए जाते हैं। यहाँ आपको देखना है 5 स्तर कौन से हैं। अभी जो 5 स्तर हैं ये किस तरह से हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ कि अधिचर्म वाला भाग त्वचा के सबसे बाहर का भाग होता है और इसके टोटल 5 स्तर होते हैं। हम यहाँ पर भीतर से बाहर में सबसे नीचे वाला स्तर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपको दिखाई दे रहा है अंकुरण या मेलपीगी स्तर, ये अधिचर्म का स्तर है पहला। ये जो सबसे नीचे होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है अधिचर्म, उसके नीचे होता है चर्म। तो चर्म के जस्ट ऊपर जो अधिचर्म का जो स्तर आपको मिलेगा वो होता है अंकुरण या फिर मेलपीगी स्तर भी हम इसे कहते हैं। याद रखना, चर्म के ठीक बाहर का स्तर होता है जो कि चर्म के आधार कलासन आधार झिल्ली से चिपका हुआ रहता है। यह हमें ध्यान रखना है कि मानव की त्वचा के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है डर्मिस। एपिडर्मिस वाला पार्ट बाहर का भाग बनाता है, डर्मिस वाला पार्ट भीतर का भाग बनाता है। तो ये जो डर्मिस वाला पार्ट है, जो चर्म है, उस चर्म के ठीक ऊपर भी अधिचर्म के 5 स्तर पाए जाते हैं। तो चर्म के ऊपर जो पाया जाता है सबसे ऊपर, वो होता है अंकुरण या मेलपीगी स्तर, जो कि चर्म की झिल्ली से चिपका हुआ रहता है। दूसरा पॉइंट है इसमें जीवित कोशिकाएं, लाइव सेल, जीवित कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं की आकृति के आधार पर भी हम उन कोशिकाओं का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्तंभ के आकार की, खंभे के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उनसे मिलकर के हमारे अंकुरण या मेलपीगी स्तर का निर्माण होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है इसमें कि इस स्तर की कोशिकाओं को जो पोषण मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो चर्म में पाई जाने वाली रुधिर कोशिकाओं से प्राप्त होता है। हमने ये चीज़ पहले पढ़ी है कि अधिचर्म वाले भाग में हमारे जो त्वचा का जो अधिचर्म वाला भाग होता है उसमें ब्लड वेसल्स मतलब रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती। लेकिन अगर उस पार्ट को जीवित रहना है तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स का होना ज़रूरी है, रुधिर वाहिनियों का होना ज़रूरी है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी सप्लाई ब्लड वेसल्स के माध्यम से, ब्लड हमारे शरीर में सभी पोषण पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। यह हमें पता होना चाहिए। जितने भी हमारे जो भी हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो भी फूड, जो भी भोजन हमारे शरीर के द्वारा लिया जाता है,
जो भी हम ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो सारे जो पदार्थ हैं वो रक्त के माध्यम से, और रक्त जो है किस में बहता है, रुधिर वाहिनियों में बहता है। तो रुधिर वाहिनियाँ उन सभी पदार्थों को हमारे शरीर में पहुंचाया करती है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि अधिचर्म वाले भाग में रुधिर वाहिनियाँ एब्सेंट होती है, लेकिन चर्म वाले भाग में रुधिर वाहिनियाँ या रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। और जो ये अंकुरण या मेलपीगी स्तर है, इसको जो न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, जो भोजन की सप्लाई होती है, जो पोषण मिलता है, वो चर्म में पाई जाने वाली रुधिर कोशिकाओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रेटेपेगस। रेटेपेगस क्या है? तो मेलपीगी स्तर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें जगह जगह पर उभार पाए जाते हैं। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली कोशिकाओं के डबल सेल ऑर्गेनल हैं। इसमें बाहर की जो स्तर होता है, बाहर की जो स्तर है वो चपटा होता है, भीतर का स्तर पर अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं। वैसे ही जो अंकुरण या मेलपीगी स्तर है उसकी कोशिकाओं पर भी जगह जगह पर उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को हम क्या बोलते हैं? रेटेपेगस। यह आपको ध्यान रखना है कि मेलपीगी स्तर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं पर जगह जगह पर कुछ उभार निकले हुए रहते हैं, कुछ पार्ट होता है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रेटेपेगस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन कोशिकाओं के बीच में वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? वर्णक कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं हमारी त्वचा को रंग देती है। इसमें कौन सा वर्णक होता है? मैंने आपको पहले बताया था, मेलेनिन नामक वर्णक। इसी वर्णक के कारण हमारी त्वचा के रंग होते हैं। हम गोरे होते हैं, हम काले होते हैं, हम कम गोरे होते हैं, हम कम काले होते हैं। अलग अलग तरह के जो रंग हैं वो हमारी त्वचा में इसी मेलेनिन नामक वर्णक के कारण पाए जाते हैं। और वर्णक जो है वो कहाँ पर होता है? तो ये मेलपीगी स्तर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं के बीच में ये मेलेनिन नामक वर्णक भरा हुआ रहता है, जो क्या काम करता है? त्वचा को रंग प्रदान करने का काम करता है, कलर प्रदान करने का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, आगे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला जो स्तर था हमारा अधिचर्म का, हमने पढ़ा था कि अधिचर्म के 5 स्तर हैं। तो पहला स्तर हमने पढ़ा है अभी तक मेलपीगी अंकुरण या मेलपीगी स्तर। मेलपीगी स्तर में हम पढ़ चुके हैं कि मेलपीगी स्तर चर्म के ठीक बाहर होता है, जीवित कोशिकाएं होती है। इसको जो पोषण मिलता है वो चर्म में स्थिर रुधिर कोशिकाओं से होता है। इसमें रेटेपेगस पाए जाते हैं और इसमें मेलेनिन वर्णक भरा होता है जो त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य किया करता है। अंकुरण या मेलपीगी स्तर के ऊपर, मतलब चर्म डर्मिस, उसके ऊपर अंकुरण या मेलपीगी स्तर, फिर उसके ऊपर अधिचर्म का दूसरा स्तर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर। याद रखना आप, अधिचर्म का पहला स्तर है अंकुरण या मेलपीगी स्तर और दूसरा स्तर होता है शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मेलपीगी स्तर के बाहर का स्तर होता है। मेलपीगी स्तर के बाहर का स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है? शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कार्य जो है वो इसका इम्पोर्टेंट है कि ये अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करता है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर है, ये हमारी त्वचा का जो सबसे बाहरी परत होती है अधिचर्म, उसको दृढ़ता, उसको मजबूती प्रदान करने का कार्य किया करता है। तीसरा जो स्तर आता है अधिचर्म का वो होता है कणीय स्तर या फिर ग्रेन्युलोसम स्तर। क्या नाम है? कणीय स्तर या ग्रेन्युलोसम स्तर, क्योंकि इसमें ग्रेन्युलोसम स्तर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं। ये कण मिलकर के इस स्तर का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्रेन्युलोसम स्तर या फिर कणीय स्तर। और ये हमारी अधिचर्म का तीसरा स्तर है। तो पहला स्तर था अंकुरण या मेलपीगी स्तर, जिसमें जीवित कोशिकाएं जो होती है उसमें पाई जाती है और जिसको जो पोषण मिलता है वो चर्म में स्थित रुधिर कोशिकाओं से मिलता है। मेलेनिन नामक वर्णक भरा हुआ रहता है। 3-4 बातें जो हैं वो आपको हर स्तर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल आपको याद होनी चाहिए। नंबर दूसरा था शूल या स्पाइनोसम स्तर। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि ये जो होता है वो मेलपीगी स्तर के
बाहर होता है, ऊपर होता है, और इसका काम होता है अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करना। और तीसरा स्तर जो होता है वो होता है हमारे पास कणीय स्तर या फिर ग्रेनुलोसम स्तर। ग्रेनुलोसम स्तर समझिए आपकी 5 से 6 परतों की कोशिकाएं मिलकर ग्रेनुलोसम स्तर बनाती है। कणीय स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलिन नामक वर्णक, इस स्तर का सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि जो ग्रेनुलोसम स्तर है उस स्तर की कोशिकाओं में, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, क्योंकि हमें पता है कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये हमें ध्यान है, ये हमें पता है, हमने 11th में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो होता है कोशिका द्रव्य होते हैं, केंद्रक होते हैं। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका, अंतर्द्रव्य जालिका, ये सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, जो कि कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ग्रेनुलोसम स्तर है, जो कि अधिचर्म का तीसरा स्तर होता है, इस स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलिन नामक वर्णक पाया जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे केरेटोहाइलिन नामक पिगमेंट नामक वर्णक इसमें पाया जाता है। जो मेलपीगी स्तर था, अंकुरण या मेलपीगी स्तर, उसमें मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता था, जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य किया करता था। और वह जो वर्णक था वो मेलपीगी स्तर में जो कोशिकाएं पाई जाती, उन कोशिकाओं के बीच बीच में मिडल पार्ट में भरा हुआ रहता था। वैसे ही ग्रेनुलोसम जो स्तर है, अधिचर्म का तीसरा स्तर, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पिगमेंट है वो कौन सा पाया जाता है, केरेटोहाइलिन। ठीक है। चौथा जो स्तर आता है हमारे पास वो आता है स्वच्छ स्तर या ल्यूमिडियम स्तर। ये हमारे पास चौथा स्तर है अधिचर्म का। 3 स्तर हमने पढ़े हैं, मेलपीगी या अंकुरण स्तर, सूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर, ग्रेनुलोसम स्तर, और चौथा स्तर है हमारे पास स्वच्छ स्तर या फिर ल्यूमिडियम स्तर। 3 से 4 परतें चपटी कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। इसमें कुछ खास नहीं है, चपटी कोशिकाएं इसमें होती है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो हमें ध्यान रखना है कि इस स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एलेडीन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ, एलेडीन नामक पदार्थ। और ये पदार्थ किससे बनता है, केरेटोहाइलिन के विघटन से। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि केरेटोहाइलिन नामक जो वर्णक है वो ग्रेनुलोसम स्तर, मतलब अधिचर्म का जो तीसरा स्तर है, उसमें केरेटोहाइलिन नामक वर्णक पाया जाता था। ये हमने पढ़ा है। ठीक है। और वो जब केरेटोहाइलिन जब टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके बाद एक पदार्थ निकलता है। उस पदार्थ का नाम होता है एलिडीन। क्या होता है, एलिडीन। ये आपको ध्यान रखना है। वापस रिपीट करता हूँ मैं, जो हमने ग्रेनुलोसम स्तर पढ़ा था, उस स्तर में जो कोशिकाएं पाई जाती थी, उन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलिन नामक एक पिगमेंट था, एक वर्णक पाया जाता था। ठीक है। उसके ऊपर जो चौथा स्तर आता है, स्वच्छ स्तर या ल्यूमिडियम स्तर, उस स्तर में आते आते केरेटोहाइलिन जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और केरेटोहाइलिन के टूटने से एक पदार्थ निकलता है, इसका नाम होता है एलिडीन। ये पदार्थ का वहाँ पर स्त्रावण किया जाता है, जो उसके कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। जब इस पदार्थ का निर्माण होता है तो केंद्रक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये हमें पता है, क्योंकि केंद्रक कोशिका का सेंट्रल ऑर्गन होता है। तो प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन केरेटोहाइलिन टूटता है, एलिडीन नामक पदार्थ बनता है। तीसरी घटना होती है, केंद्रक नष्ट हो जाता है, तो कोशिकाएं क्या होती है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी हो जाती है, अपन आर पार उसमें देख सकते हैं। इस स्तर को हम अवरोधक स्तर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें त्वचा जलरोधी हो जाती है। ओके। तो स्वच्छ स्तर या ल्यूमिडियम स्तर आपको समझ में आया। एक बार आपस अपन रिपीट करते हैं। चपटी कोशिकाएं 3 से 4 परतों किसमें पाई जाती है। तीसरा जो स्तर था, जिसका नाम था ग्रेनुलोसम स्तर, उसमें केरेटोहाइलिन नामक वर्णक पाया जाता था। ठीक है। इस स्तर में आते आते केरेटोहाइलिन टूट जाता है, टूटने से एक पदार्थ निकलता है एलिडीन,
जो इस स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। जब उस पदार्थ का निर्माण होता है तो केंद्रक नष्ट हो जाता है। केंद्रक नष्ट हो जाता है तो कोशिका पारदर्शी हो जाती है और अवरोधी सत्र का निर्माण होता है। पांचवा स्तर है हमारे पास किरण स्तर या कोर्नियम स्तर, अधिचर्म का लास्ट स्तर। ये स्तर आपकी त्वचा में सबसे ऊपर पाया जाता है, सबसे ऊपर। जो मैं बाहर से अगर हम अपने हाथ और पैरों के टच करते हैं तो जो बाहर का स्तर जो हमें दिखाई देता है, जो हम फील कर पाते हैं, उस स्तर को हम बोलते हैं किरण स्तर या कोर्नियम स्तर, जो कि अधिचर्म का सबसे बाहर की तरफ पाया जाने वाला एक स्तर होता है। समझिए आप, चपटी और पतली सल्काकार कोशिकाओं से बना है। अब यहाँ पे समझना है कि यह कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है। क्यों? क्योंकि एलेडीन युक्त जो कोशिका द्रव्य है वो सूख जाता है। जो इससे पहले वाला जो स्तर जो हमने पढ़ा था उसमें केरेटोहाइलिन डिवाइड हुआ, विघटन हुआ, उसका एलेडीन नामक पदार्थ बना, कोशिका द्रव्य में फैल गया, केंद्रक नष्ट हो गया, कोशिका पारदर्शी हो गई। उसके बाद इस स्तर तक पहुँचते पहुँचते जिस कोशिका द्रव्य में एलेडीन नामक पदार्थ भरा होता है वो कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है? सूख जाता है और मृत पदार्थ, मतलब मरे हुए एक पदार्थ या निर्जीव पदार्थ केराटिन में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर केराटिन जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किरण स्तर या कोर्नियम स्तर में निर्जीव कोशिकाएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि एलेडीन युक्त कोशिका द्रव्य सूख जाने से एक मृत पदार्थ केराटिन का निर्माण हो जाता है और इसके कारण इसमें कोशिकाएं क्या हो जाती है? निर्जीव हो जाती है। इसमें कोशिकाओं के 8 से 10 परतें होती है। सबसे अधिक मोटा स्तर जो होता है वो होता है हमारे पास किरण स्तर या कोर्नियम स्तर, और यही स्तर हमारी त्वचा में सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। इस स्तर की कोशिकाएं निर्जीव होती है। हमने पढ़ा है निर्जीव क्यों होती है, पतली होती है, चपटी होती है। इससे त्वचा की सफाई होती रहती है, त्वचा बैक्टीरिया लेस हो जाती है, मतलब उस हमारी त्वचा पर जीवाणुओं का किसी तरह से कोई आक्रमण, कोई अटैक नहीं हो पाता है, जीवाणु रहित हमारी त्वचा हो जाती है। एक यहाँ प्रोसेस है केराटिनाइजेशन की, मतलब एक प्रक्रिया है ये कि श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन हम किसे कहते हैं? अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं में केराटिन बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? केराटिनाइजेशन। समझिए आप इसको कि हमने सबसे बाहर का स्तर पढ़ा था, इसका नाम है किरण स्तर या कोर्नियम स्तर। इस स्तर में निर्जीव कोशिकाएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? एलेडीन युक्त कोशिका द्रव्य सूख जाता है। सूखने से एक मृत पदार्थ केराटिन का निर्माण होता है और केराटिन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केराटिनाइजेशन। और मानव में इसी प्रक्रिया के द्वारा बाह्य कंकाल के विभिन्न अंग बनते हैं, मतलब हमारे बाल, हमारे नाखून, ये सारे जो अंग हैं वो केराटिनाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से ही बना करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये हमारे पास टॉपिक था मानव का अध्यावरण तंत्र पार्ट फर्स्ट। इसको आप यहाँ तक ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसको बाद में दोबारा से वापस रिपीट कर सकता हूँ। इसकी जो PDF नोट्स है मैं आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दूँगा। आप ध्यान से 2 से लेकर 3 बार इस वीडियो को देखें, चीज़ों को समझें, पाठ को समझने का कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये वाला जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आया, उसको मैं वापस रिपीट कर दूँगा। बेस्ट ऑफ लक।